नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक नए रिकैप वीडियो में, जहां हम आज स्टडी करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी। हम इसमें कंप्रेसिबिलिटी के वेरियस फार्मूलेज और थ्योरी जो कि एसएससी जेईई और एई एग्जाम्स में वेरियस पूछे जाते हैं, हम उसके लिहाज से हम स्टडी करेंगे कंप्रेसिबिलिटी को। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होता है कि आप किसी सॉइल पे यदि आप लोड अप्लाई करते हैं, ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं और वो लोड अप्लाइड रहता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है सॉइल के वॉल्यूम में, वो कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। यानी कंप्रेसिबिलिटी इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू अप्लाइड लोड ऑन सॉइल। अब कंप्रेसिबिलिटी को हम दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है कंसोलिडेशन का पार्ट। तो अब कंप्रेसिबिलिटी में जो वॉल्यूम तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज होगा? सबसे पहले डिक्रीज हो रहा होगा उसके जो पोर एयर्स, उसमें एयर जो होंगे प्रेजेंट, एयर निकल रहा होगा। जब एयर पूरा निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? एयर निकल जाने के बाद कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा पोर वाटर निकलेगा, पोर वाटर निकल चुका होगा, उसके बाद प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स होंगे। तो उसी बेसिस पे ये डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है पोर एयर निकलने का। तो एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर जिसमें निकलता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन। फर्स्ट पार्ट ये है इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन, जिसमें होता है एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर। पोर एयर इसमें बाहर निकलता है। एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं पोर एयर बाहर निकलता है, उस समय सॉइल अनसैचुरेटेड स्टेट में रहता है। दूसरा पार्ट है जब सारा एयर निकल गया, उसके बाद सॉइल क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कंसोलिडेशन का पार्ट। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि लोड अप्लाइड रहता है, लोड हटता नहीं है। कंप्रेशन में क्या, कॉम्पैक्शन में आप क्या कर रहे थे कि लोड रैमर या वाइब्रेटर जिससे भी आप लोडिंग अप्लाई कर रहे थे, आप उसके बाद उसको रिमूव कर ले रहे थे। एक ब्लो मारा फिर रिमूव किया, एक ब्लो मारा रिमूव किया। यहाँ पे लोड आपका लॉन्ग टाइम तक अप्लाई करेगा। ये एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, मतलब कि टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है कंसोलिडेशन में। तो एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है और ये सॉइल इसमें कम्प्लीटली सैचुरेटेड रहता है। इसको भी दो पार्ट में हम देखते हैं, एक प्राइमरी कंसोलिडेशन है, एक सेकेंडरी कंसोलिडेशन है। प्राइमरी कंसोलिडेशन जो होता है वो होता है एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर की वजह से। पोर वाटर वाइट से निकलता रहता है और वो धीरे धीरे डिप्लीट होके एक स्टेट में ऐसा आ जाता है कि पोर वाटर निकलना बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। और उसके कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो वेरियस क्या होता है, वाटर तुम्हारा स्क्वीज होता है और तुम्हारे जो वेरियस पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो और ज़्यादा डेंसर स्टेट में कॉम्पैक्ट होते हैं। उसी को प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं। तो इससे भी कुछ वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। ये कोर्स ग्रेन में तो इनसिग्निफिकेंट होता है, कोर्स ग्रेन में ये इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन जो हाईली प्लास्टिक क्लेज होते हैं उसमें ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन लगभग अकाउंट करता है 10 to 20% ऑफ टोटल सेटलमेंट। अकाउंट करता है 10 to 20% ऑफ टोटल सेटलमेंट। और बाकी चीज़ें हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब पहला सम कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन वाले को हम अलग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी वीडियो मैं अलग से दूंगा। अभी हम देखते हैं कंसोलिडेशन वाले पार्ट को, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन को। प्राइमरी कंसोलिडेशन के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि पहला एक है सेटलमेंट वर्सेस टाइम, मतलब सेटलमेंट वर्सेस टाइम में डिफरेंट टाइप की सॉइल्स कैसे बिहेव करती हैं। तो अब कंसोलिडेशन में क्या है, वाटर का निकलना है, पोर वाटर निकल रहा है प्राइमरी कंसोलिडेशन में। तो पोर वाटर जल्दी कैसे कब निकलेगा? जब उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जिस सॉइल की परमिबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें पोर वाटर ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा। पोर वाटर ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा तो सेटलमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसलिए सैंड जो कि ज़्यादा परमिएबल है क्ले की अपेक्षा, तो उसमें क्या होता है, सैंड में तुम्हारा रेट ऑफ सेटलमेंट जो है ज़्यादा है। इसका मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन का रेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन टोटल सेटलमेंट कम है क्योंकि इसमें वाइट्स कम है। लेकिन क्ले में क्या है, वाइट्स ज़्यादा है लेकिन क्या है, इंटरकनेक्टिंग वाइट कम है, यानी इसकी परमिबिलिटी कम है। तो पोर वाटर निकलने में टाइम लगेगा। इसलिए इसको क्या होता है, सेटलमेंट का रेट कम है, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन सेटलमेंट इसमें ज़्यादा होगा, टोटल सेटलमेंट ज़्यादा होगा। यानी कि सैंड में क्या हो गया कि सेटलमेंट का रेट ज़्यादा है, यानी प्राइमरी कंसोलिडेशन का रेट ज़्यादा है, और क्ले में टोटल सेटलमेंट ज़्यादा है।
अब दूसरा हम देखते हैं वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, कि वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सॉइल्स डिफरेंट स्टेट में। हम पहला देखते हैं नॉर्मल कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व या नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व देखते हैं ये कैसे होता है। तो नॉर्मल कंप्रेशन कर्व का जो हम कर्व बनाते हैं वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस में, तो कर्व इसका जो आता है कॉनकेव आता है, कर्व कॉनकेव आता है और इसका किसी पॉइंट पे जो स्लोप होता है उसको वो स्लोप देता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए बी होता है, इसका स्लोप है, यानी कि क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। अब आ चलते हैं हम, अब ये कॉनकेव कर्व था, हमने क्या किया, एक इफेक्टिव स्ट्रेस वाले कर्व को हमने क्या किया, इफेक्टिव स्ट्रेस वाले को हमने लॉग सेमी लॉग स्केल पे ले लिया, तो कर्व तुम्हारा ग्राफ हो गया सेमी लॉग स्केल पे। अब ये सेमी लॉग स्केल क्या करेगा, जो तुम्हारा कर्व्ड है नेचर इसका ग्राफ का, वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो वाइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होगा, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व या नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व में, कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तुम्हारा जो कर्व आ रहा था वो स्ट्रेट लाइन अब हो जाएगा, और इसके स्लोप जो होगा वो एक नया कोफिशिएंट देता है, उस कोफिशिएंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स सीसी। सीसी होता है डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 1 बार अपॉन सिग्मा नॉट बार, डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 1 बार बाई सिग्मा नॉट बार। अब सीसी क्या होता है, ये सीसी ज़्यादा हुआ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो मोर कंप्रेसिबल सॉइल होता है, यानी सॉइल ज़्यादा कंप्रेसिबल है। अब इसके सीसी के कुछ एम्पिरिकल रिलेशन भी दिए गए हैं डिफरेंट सॉइल और डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। जैसे कि अनडिस्टर्ब्ड क्ले है, अनडिस्टर्ब्ड क्ले होता है ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी, इसका होता है सीसी इक्वल टू 0.009 WL-10। अनडिस्टर्ब्ड क्ले मीडियम सेंसिटिविटी, सीसी इक्वल टू 0.009 WL-10। दूसरा आ गया रिमोल्डेड क्ले, रिमोल्डेड क्ले और उसकी लो टू मीडियम सेंसिटिविटी में, रिमोल्डेड क्ले की लो टू मीडियम सेंसिटिविटी में फार्मूला होता है सीसी इक्वल टू 0.007 WL-7। तीसरा आ गया ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक क्ले का सीसी इक्वल टू होता है 0.0115 WN। चौथा होता है व्हेन इनिशियल वाइड रेशियो इज नोन, यानी ई नॉट आपको नोन है, तो सीसी इक्वल टू होता है 1.15 ई नॉट माइनस 0.35। यहाँ पे WL जो है लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज है। फॉर मोस्ट ऑफ द क्ले सीसी लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.8। ये सीसी का हो गया। इसमें फर्स्ट वाला जो रिलेशन एम्पिरिकल रिलेशन है अनडिस्टर्ब्ड क्ले फॉर मीडियम सेंसिटिविटी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं बस। अब उसके बाद एक टर्म आता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है, जैसे आप कोई सॉइल है कहीं पे किसी जगह पे, अब उस पर पहले से यदि प्रीवियस में ऐसे उस इतने स्ट्रेसेस लग चुके हैं कि अब जो प्रेजेंट वाला स्ट्रेस है उससे कम है, प्रेजेंट वाला स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेसेस प्रीवियस में लग चुके हैं, यानी कि वो ज़्यादा लोड पहले झेल चुका है, ज़्यादा प्रेशर झेल चुका है। तो अब उसको जो प्रेजेंट में कम लोड लग रहा है तो उसको क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से उसको सह सकता है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें अब उतने ज़्यादा जो सेटलमेंट होना था या जो वाइड रेशियो जो कम होना था, अब वो वाइड रेशियो उतना कम नहीं होगा, मतलब उतना तेज़ी से डिक्रीज नहीं होगा जिस रेट से तुम्हारा ऐसे ही इस सॉइल में होता है जिसमें तुम्हारा प्रीवियस में कम स्ट्रेसेस लग रही हैं प्रेजेंट की अपेक्षा। तो अब इसके लिए हम एक रेशियो हमने डिफाइन किया है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपन मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। पास्ट अपन प्रेजेंट का रेशियो है, मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपन मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। यदि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 आता तो ओवर कंसोलिडेशन होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 आता तो ये होता है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। अब क्या होता है ओवर कंसोलिडेटेड, अभी आप एक ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ओवर कंसोलिडेटेड वाला जो है ये कर्व जो बन रहा है ये बन रहा है कॉन्वेक्स बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा था, इसमें जो E0 से E1 जो आ रहा है ये बहुत कम गैप है, मतलब ये डिक्रीज कम हो रहा है, वाइड रेशियो में डिक्रीज कम है क्योंकि पहले से ज़्यादा प्रेशर ये ले चुका है। जैसे आपका ये जो क्लेज होते हैं, वेरियस क्लेज होते हैं, यदि आपको ओवर कंसोलिडेटेड कर दो उनको तो वो डेंस सैंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। यही है, अरे कोई बच्चा यदि ज़्यादा प्रेशर पहले से झेल रखा है तो उसके ऊपर अब हल्का थोड़ा बड़ा प्रेशर आ गया तो आराम से झेल लेगा, तो ओवर कंसोलिडेशन का ये फ़ायदा होता है। बाकी नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व कॉनकेव होता है, इसमें तुम्हारा वाइड रेशियो क्या होता है ज़्यादा वेरी करता है उसकी अपेक्षा, ओवर कंसोलिडेशन की अपेक्षा।
अब इसी को आप लॉग स्केल पे बना देंगे, सेमी लॉग स्केल पे बन जाएगा। तो आपका नॉर्मल कंसोलिडेशन वाला कर्व तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जबकि ओवर कंसोलिडेशन वाला कर्व है आपका वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन स्लाइटली कॉन्वेक्स रहेगा, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब इस ओवर कंसोलिडेटेड वाले पार्ट के लिए भी एक कोफिशिएंट डिफाइंड होता है। ये कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन होता है डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 1 बार बाई सिग्मा नॉट बार। तो सेम सी सी जैसा ही इक्वेशन है। सी आर जो होता है वो होता है 1/10 1/5 to 1/10 ऑफ सी सी। अब ये कंडीशन आती कब कब है, कंडीशन कब कब आती है, जैसे कोई ग्लेशियर पहले लोड था, कहीं पे ग्लेशियर था, ग्लेशियर पिघल गया, ग्लेशियर पिघल हो गया यानी रिमूव हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस रहा होगा, उसके ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस झेल चुका वो सॉइल, अब उस पर कम हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस, ओवरबर्डन प्रेशर जो है कम हो गया है। तो अब क्या होगा, वो एक तरह से ओवर कंसोलिडेटेड स्टेट में आ गया। या रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन लोड, यानी कोई बिल्डिंग पहले बनी हुई थी अब उसको डिमोलिश कर दिया गया, तो उसके नीचे की जो सॉइल थी पहले से ज़्यादा स्ट्रेस ले चुकी थी अब प्रेजेंट के सिनेरियो से अपेक्षा, तो क्या हो गया, ओवर कंसोलिडेटेड स्टेट में आ गया। या राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है और फिर वो राइज करता है तो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस घटता है। ये हम इफेक्टिव स्ट्रेस वाले पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो भी ये ओवर कंसोलिडेशन का केस हो गया। या डेसिकेशन ऑफ क्ले, क्ले में डेसिकेशन मतलब क्या, डेसिकेशन मतलब फट जाना, मतलब वो सूख के फट जाती है, तो क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, कोहेजन कम हो जाएगा, बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से ओवर कंसोलिडेशन का केस हो गया। अब चलते हैं हम प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए। एक इक्वेशन दी गई, टेरजेगी ने दिया, टेरजेगी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी। अब हमें ये पता है कि टेरजेगी ने किसके लिए दिया, प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए दिया। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए दिया तो इन्होंने नेगलेक्ट किया इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन को और सेकेंडरी कंसोलिडेशन को। तो इसके एजम्पशन भी इसी हिसाब से हैं, जो मैंने एजम्पशन लिखे नहीं है लेकिन आपको सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएंगे इसके नाम से। क्योंकि टेरजेगी ने क्या दिया, प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए दिया, इसलिए एक एजम्पशन तो ये हो गया कि भाई इन्होंने इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन को नेगलेक्ट कर दिया, और दूसरा हो गया कि इन्होंने सेकेंडरी कंसोलिडेशन को नेगलेक्ट कर दिया। और तीसरा एक जो सब में रहता है एजम्पशन, सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, और तीसरा डार्सी लॉ इज वैलिड। ये एक एजम्पशन हो गया। और एक एजम्पशन हो गया कि इन्होंने हाइड्रोडायनेमिक लैग जो होता है, जो कि प्राइमरी कंसोलिडेशन की वजह से होता है, उसको इन्होंने कंसिडर किया, और जो इन्होंने प्लास्टिक लैग होता है उसको इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, जो कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन की वजह से आता है, ये कर दिया। और इन्होंने एक चीज़ ये किया कि जो तुम्हारा सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड को इन्होंने इनकम्प्रेसिबल लिया, मतलब वो स्क्वीज नहीं हो सकता, यानी प्लास्टिक रिएडजस्टमेंट का इन्होंने कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंसीडर नहीं किया। तो ये अब सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई ये प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए है, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन और इनिशियल कंप्रेशन वाले जो पार्ट हैं या जो उससे रिलेटेड है वो चीज़ें इन्होंने कंसीडर नहीं करी है बस। तो ये सिंपल हो गया, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। बाकी 1D कंसोलिडेशन में ये बोलते क्या हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक स्प्रिंग एनालॉजी ली। स्प्रिंग एनालॉजी इन्होंने ये ली कि स्प्रिंग डिनोट करेगा आपका सॉइल सॉलिड को, और वाटर को आपका पोर वाटर को डिनोट करेगा। और इन्होंने क्या किया, डिफरेंट इन्होंने क्या किया, परफोरेटेड प्लेट्स लगाई, और उस पर फिर उन्होंने क्या किया, पीजोमीटर्स लगाए डिफरेंट लेयर्स पे, पीजोमीटर लगा दिए। और उसके बाद इन्होंने बाकी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इन्होंने पोर वाटर निकलने के लिए जगह रखी कि वर्टिकल डायरेक्शन से सिर्फ निकलेगा। इसलिए ये 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी है कि 1D कंसोलिडेशन मतलब 1 डायमेंशनल, मतलब कि पोर वाटर आपका निकल रहा है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से निकल रहा है। और जो आपका एरिया वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम क्योंकि एरिया तो चेंज होगा नहीं, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, वो हाइट की वजह से आ रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज की वजह से, इसलिए है 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, यानी 1 डायमेंशन में हो रहा है ये कंसोलिडेशन। अब इसलिए इसको स्प्रिंग एनालॉजी भी कहते हैं। और इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन उन्होंने दिया del U by del T इक्वल टू CV del T U by del Z, del U by del T इक्वल टू CV del T U by del Z स्क्वायर। del U by del T क्या डिनोट करता है, del U by del T U क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर, यानी कि del U हो गया चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर, और del T क्या डिनोट करेगा, रेट उसका, यानी del U by del T रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर, जो कि रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ कंसोलिडेशन को, क्योंकि जैसे जैसे पोर वाटर प्रेशर जिस तरह से चेंज कर रहा है उसी हिसाब से कंसोलिडेशन होता जाएगा, जैसे जैसे पोर वाटर निकलता जाएगा कंसोलिडेशन बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है, जो हम पीजोमीटर जो हमने डिफरेंट लगाए थे वो क्या होंगे, जब इनिशियल में लोड अप्लाई होगा तो इनिशियल में क्या होगा, वाटर लोड लेगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, उसके बाद धीरे धीरे पोर वाटर डिप्लीट होना चालू होगा, और
आपका स्प्रिंग लोड लेना स्टार्ट करेगा, यानी कि सॉइल सॉलिड लोड लेना स्टार्ट करेगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एंड पे जाके आपका जब आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड होगा, जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम लगता है, तो जब एंड होगा तो उसके बाद क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा एक कन्वर्ट हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस में, जो कि सॉइल सॉलिड ले रहा होगा। तो अब डिफरेंट लेयर्स पे जो पीजोमीटर हमने लगा रखे थे डिफरेंट डेप्थ पे, वो पीजोमीटर पे जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर शो कर रहा था, उसको किसी टाइम पे आप मिला दो, किसी टाइम पे मिला दो सारे पीजोमीटर्स को, तो वो जो डिनोट करता है वो उसको बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं आइसोक्रोन। और उसका स्लोप जो डिनोट करता है, किसी पॉइंट पे स्लोप डिनोट करता है del U by del T, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर डिनोट करता है एट एनी गिवन टाइम विद डेप्थ। ये होता है आपका स्लोप ऑफ आइसोक्रोन जो डिनोट करता है। अब इसमें एक CV टर्म है। CV क्या होता है? CV होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो कि होता है K/MB गामा W, और यूनिट इसका आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, मतलब एक सॉइल के एक फिक्स स्टेट में ये फिक्स रहेगा। बाकी अब आपका उसका एक CV का एक वो है कि CV लिक्विड लिमिट के साथ कैसे चेंज करता है। यदि लिक्विड लिमिट किसी का चेंज हो रहा है, जैसे कोई सॉइल लिक्विड लिमिट किसी की सॉइल की लिक्विड लिमिट ज़्यादा है, तो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम होगा। अब ये कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे होता है। यदि आपका लिक्विड लिमिट कम है तो आपको ये पता होगा कि लिक्विड लिमिट किसी का कम है तो उसका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी कम होता है। किसी का लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हुआ तो उसका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हुआ तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MB ज़्यादा हो जाएगा। MB ज़्यादा हो गया तो आपका क्या हो, MB ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, CV = K/MB गामा W। MB आपका इंक्रीज हुआ तो CV डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए लिक्विड लिमिट इंक्रीज होता है तो CV डिक्रीज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और MB क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इसका फार्मूला होता है -ΔV/V0 अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, जो कि आप आगे इसको क्या कहते हैं, आगे आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा AB/1 + E0, जिसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। अभी टेरजोगी इक्वेशन जो आपने ऊपर है del U by del T = CV del U by del Z², इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और दूसरा होता है टाइम फैक्टर। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम फैक्टर। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन परसेंटेज यू होता है फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन, मतलब किसी टाइम पे जितना अल्टीमेट कंसोलिडेशन का जितना फैक्टर या जितना पोर्शन या जितना परसेंटेज अब तक अटेन हो गया है, वो कंसोलिडेशन क्या कर उतना वो परसेंटेज में यदि आपको उसको डिनोट करना चाहें तो वो कहलाएगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि ये है फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन। तो क्या होता है, T = 0 पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर UI होता है, परसेंटेज U उसमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 0 होगा। एट एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन जो कि इनफाइनेटली लार्ज टाइम होगा, उस समय क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आपका 0 होगा और उस समय डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा, 100% होगा। तो हमें इन बिटवीन कहीं पता करना है किसी T टाइम पे, तो क्या होगा, पहले हम परसेंटेज U = देखते हैं। तो क्या होगा, परसेंटेज U होगा UI - U अपॉन UI × 100। एक फार्मूला तो ये हो गया UI - U अपॉन UI × 100। अब एक फार्मूला हो गया परसेंटेज U = डेल्टा स्मॉल h अपॉन डेल्टा कैपिटल H × 100। डेल्टा स्मॉल h क्या है, उस टाइम तक जितना सेटलमेंट हुआ है। डेल्टा कैपिटल H क्या है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट। और एक E0 के टर्म में यानी वाइड रेशियो के टर्म में निकाल सकते हैं, परसेंटेज U = E0 - E अपॉन E0 - E 100 × 100। अब ये इनफाइनेटली लास्ट टाइम ले रहा है प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए, तो हम प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए हमें कुछ चाहिए ना भाई, कब तक हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकल पर्पज के लिए मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जब 90% तक अटेन हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये एज्यूम कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा सॉल्यूशन है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या करता है भाई, टाइम फैक्टर जो होता है, टाइम फैक्टर एक तरह से एक कनेक्टिंग वो है, कनेक्टिंग मतलब समझ लो कनेक्ट करता है, एक पैरामीटर ऐसा जो कनेक्ट करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, उस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टाइम जो रिक्वायर्ड है, यानी परसेंटेज U और टाइम रिक्वायर्ड फॉर गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। TV = क्या होता है, CV × T/D²। CV का आपको पता है, T होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, D होता है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होता है मतलब एक जो मैक्सिमम दूरी पे जो एक तुम्हारा आपका वाटर पार्टिकल है, पोर वाटर है, उसको कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा आपको एंड तक पहुंचने के लिए। तो 2-वे ड्रेनेज में क्या होगा, मैक्सिमम किसको लगेगा, जो आपका बीच वाला पार्टिकल होगा, क्योंकि वो या तो इस तरफ जाएगा या दूसरी तरफ जाएगा,
तो उसमें 2 वे ड्रेनेज के केस में तुम्हारा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या होगा, H0/2। 1 वे वाले में क्या होगा, H0 होगा। H0 क्या है, इनिशियल कंप्रेसिबल लेयर की थिकनेस। अब टीवी का परसेंटेज यू के साथ भी रिलेशन है। परसेंटेज यू के साथ कैसा रिलेशन है, परसेंटेज यू यदि लेस देन और इक्वल टू 60% तो टीवी इक्वल टू होता है π/4 परसेंटेज यू बाई 100 का स्क्वायर। टीवी इक्वल टू π/4 परसेंटेज यू बाई 100 का स्क्वायर। परसेंटेज यू ग्रेटर देन 60% के लिए क्या होता है, टीवी इक्वल टू होता है 1.781 माइनस 0.9332 लॉग 100 माइनस परसेंटेज यू। टीवी इक्वल टू 1.781 माइनस 0.9332 लॉग 100 माइनस परसेंटेज यू। ये तो हो गया हमारा टीवी का। अब ये टीवी डिपेंड कर रहा है परसेंटेज यू पे और टीवी डिपेंड कर रहा है एक फार्मूले से टी पे। तो क्या होगा, परसेंटेज यू और टी अब रिलेट हो कर गया कि नहीं कर गया। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, भाई 50% कंसोलिडेशन के लिए बताओ कितना टाइम लगेगा, बाकी चीज़ें आपको दे देगा। अब ये होता है कि तुम्हारा टाइम जो होता है, टाइम रिक्वायर्ड जो कितना टाइम रिक्वायर्ड है गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए, डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। अब देखो ये डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी बी के, जो कि आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि सी बी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और सी बी क्या होता है, सी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, यानी कि टी तुम्हारा क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया के और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा सिग्मा बार के, जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि एम बी की जगह आप रखेंगे, ये वाला एम बी का फार्मूला रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर सिग्मा बार चला जाएगा, डेल्टा सिग्मा बार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सिग्मा बार। और क्या चीज़ होता है जो कि अब यहाँ बगल में आपको लगा के दिखाया है। और क्या होता है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि क्या होता है, टेम्परेचर आपका बढ़ाओ किसी का, तो टेम्परेचर बढ़ाओ फ्लूइड का तो क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि यदि किसी का टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, के उसका बढ़ जाएगा, के बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन फिर में टाइम कम लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद सी बी के डिटर्मिनेशन के लिए दो चीज़ें दी गई हैं, दो मेथड्स हैं। एक क्या है, एक है टेलर्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, दूसरा है कैसाग्रांडेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। टेलर्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में हम परसेंटेज यू इक्वल टू 90% लेते हैं, सी बी इक्वल टू होता है 0.848 डी स्क्वायर अपॉन T90। कैसाग्रांडेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में परसेंटेज यू इक्वल टू होता है 50%, सी बी इक्वल टू होता है 0.196 डी स्क्वायर अपॉन T50। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। टेलर्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड कहाँ बेटर होता है उन सॉइल्स के लिए जिनका हायर कंसोलिडेशन सेटलमेंट है। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट हमारा क्या होगा, 3 पार्ट में सेटलमेंट होगा। एक होगा इनिशियल इमीडिएट सेटलमेंट, एक होगा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट और एक होगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, यानी SI प्लस SC प्लस SS। अब आ जाते हैं हम प्राइमरी ये इमीडिएट सेटलमेंट वाले पे आ जाते हैं हम, या इनिशियल सेटलमेंट। इसमें हमारा क्या है, एक दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है तुम्हारा कोहेजनलेस सॉइल के लिए, ये टॉप में ब्लैक से लिखा है। कोहेजनलेस सॉइल के लिए जो होता है SI इक्वल टू होता है H0/CS लॉग सिग्मा 1 बार बाई सिग्मा नॉट बार। SI इक्वल टू H0/CS लॉग सिग्मा 1 बार बाई सिग्मा नॉट बार। और CS इक्वल टू क्या होता है, CS इक्वल टू होता है 1.5 सिग्मा नॉट बार बाई QC, 1.5 सिग्मा नॉट बार बाई QC। तो SI इक्वल टू हो गया H0 अपॉन CS लॉग सिग्मा 1 बार बाई सिग्मा नॉट बार, CS इक्वल टू 1.5 सिग्मा नॉट बार बाई QC। QC क्या होगा, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन वैल्यू, ये हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर भी नहीं देना है। इलास्टिक सेटलमेंट का फार्मूला होता है SI इक्वल टू QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ES इंटू IT। QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ES इंटू IT। Q क्या होगा, Q होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर एट बेस ऑफ फुटिंग, बाकी का आप तो जानते होंगे। ES है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, म्यू है पॉइजन रेशियो जो कि 0.35 to 0.5 के बीच में होगा, और B है तुम्हारा ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग है, IT तुम्हारा क्या इन्फ्लुएंस फैक्टर है, जो कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस फैक्टर है सेफ फैक्टर जो कि दिया रहेगा। इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है कहीं प्री में। अब दूसरा है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के लिए 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला डेल्टा H/H0 इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E0, डेल्टा H/H0 इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E0। दूसरा है डेल्टा H इक्वल टू H0 MB डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा H इक्वल टू H0 MB डेल्टा सिग्मा बार। और तीसरा फार्मूला है डेल्टा H इक्वल टू H0 CC अपॉन 1 प्लस E0 लॉग सिग्मा 1 बार बाई सिग्मा नॉट बार। वही सिग्मा 1 बार को लिखा है सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार।
अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंट टर्म की मीनिंग क्या है। डेल्टा एच है तुम्हारा अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जो कि प्राइमरी वाला पार्ट है, और एच नॉट है इनिशियल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। डेल्टा ई है तुम्हारा चेंज इन वाइड रेशियो, ई नॉट माइनस ई 100, ई नॉट है इनिशियल वाइड रेशियो, एम बी तो आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। डेल्टा सिग्मा बार है तुम्हारा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, और सिग्मा नॉट बार है आपका इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। सी तुम्हारा है आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। यदि नॉर्मल कंसोलिडेशन केस होता है तो आपको सी रखना है, यदि ओवर कंसोलिडेशन केस है तो आपको उसी इक्वेशन में सी की जगह सी आर रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा 1 बार बाई सिग्मा नॉट बार, ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं 5 स्टेप मेथड का, जो आपको ये आपके उसमें आता है मीन्स वगैरह में कि 5 स्टेप मेथड मतलब आपको एक सवाल दिया रहेगा, आपको पूछेगा भाई इसके सेंटर लेयर पे आपको बताओ कि कितना वो है, इसका सेटलमेंट क्या है। तो क्या करो, अब डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करोगे उसके बाद क्या करोगे, एच नॉट इनिशियल कंप्रेसिबल लेयर थिकनेस वो आप लिखोगे कितना है, और उसके बाद क्या होगा आप सेंटर उसके जो कंप्रेसिबल लेयर आपने देख लिया कि कंप्रेसिबल लेयर कौन सी, कंप्रेसिबल लेयर सेंटर टू सेंटर, उसके उस पर सेंटर टू सेंटर कंप्रेसिबल लेयर पे आप निकालोगे इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर यानी सिग्मा नॉट बार निकालोगे, और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस ही निकालना, सिंपल हो कुछ नहीं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद होगा 1:n में, वो जो कि दिया रहेगा, नहीं दिया होता तो क्या होता है 2 वर्टिकल रेशियो 1 हॉरिजॉन्टल, यानी कि n इक्वल टू 0.5। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा सिग्मा बार हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया यानी Q इंटू वी इंटू एल अपॉन बी प्लस 2nz इंटू एल प्लस 2nz, Q इंटू वी इंटू एल अपॉन बी प्लस 2nz इंटू एल प्लस 2nz। उसके बाद फार्मूला आप यूज़ कर लो, ऊपर वाला फार्मूला थर्ड वाला वही वाला, बस आपका आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू, काम आपका बन जाएगा। उसके बाद यदि स्ट्रिप फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है तो क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो डेल्टा सिग्मा बार इक्वल होता है क्यू बी अपॉन बी प्लस 2nz, क्योंकि क्या होता है स्ट्रिप फुटिंग में क्या होती है, एक वाली एक डायमेंशन बहुत बड़ी होती है तो एल और एल प्लस 2nz क्या होता है लगभग बराबर होंगे तो कट जाएंगे, तो डेल्टा सिग्मा बार हो जाएगा क्यू बी अपॉन बी प्लस 2nz। यदि आपका वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो आपको सरचार्ज को ही आप ले लो डेल्टा सिग्मा बार की जगह पे। अब एक चीज़ बच गई जो आपको बता देते हैं, डिफरेंट सेटलमेंट क्या क्या होते हैं, कि कितना परमिसिबल है हमारा कोड के हिसाब से। तो टोटल परमिसिबल सेटलमेंट जो होता है आपका, टोटल परमिसिबल सेटलमेंट आइसोलेटेड फुटिंग के केस में जो होता है, आइसोलेटेड फुटिंग दो केसेस में, आइसोलेटेड फुटिंग इन सैंड, आइसोलेटेड फुटिंग इन क्ले। तो टोटल परमिसिबल सेटलमेंट इन सैंड, आइसोलेटेड फुटिंग इन सैंड ये होता है 40 mm, आइसोलेटेड फुटिंग इन क्ले के लिए होता है 65 mm, 65 mm। और यदि राफ्ट फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन में है सैंड पे है तो 40 से 65 mm होगा, और वही राफ्ट फाउंडेशन यदि क्ले में है तो होगा 65 to 100 mm। ये तो हो गया टोटल परमिसिबल सेटलमेंट का। अब डिफरेंशियल सेटलमेंट देख लेते हैं, परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा आइसोलेटेड फुटिंग है सैंड पे तो होता है 25 mm, आइसोलेटेड फुटिंग है क्ले पे तो होता है 40 mm। अब देख लेते हैं एंगुलर सेटलमेंट। एंगुलर सेटलमेंट होता है यदि तुम्हारा हाई फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, यदि हाई फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 in 500। और दूसरा होता है टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ माइनर डैमेजेस, मतलब कोई भी माइनर डैमेज ना आए तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा इस वैल्यू को और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 in 1000। तो इस तरह से आपका कंप्रेसिबिलिटी पूरा हो गया, अच्छी तरीके से सारी थ्योरी हो गई और सारे फार्मूले हो गए। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अब SSC JEE कोई एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बस इसके क्वेश्चन लगा डालिए, कौन सा IAS मास्टर वाली प्रीवियस ईयर बुक से, SSC JEE वाली बुक से, या गुप्ता एंड गुप्ता लगा डालिए। बस इसके बाद और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका 15-20 मिनट में आपका थ्योरी और फार्मूले हो गए, और इसके बाद आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप लगा लीजिए क्वेश्चंस, आपका एक चैप्टर हो गया है, जो कि ये बड़ा भी चैप्टर था। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ कंप्रेसिबिलिटी का, आपसे विदा लेते हैं। और आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए सिविल रिवाइंड टेलीग्राम चैनल को, और बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, आपके वीडियो आते रहेंगे ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करवा देंगे, कॉम्पैक्शन करवाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल, कॉम्पैक्शन। ठीक है, धन्यवाद।